हेलो, नमस्कार, वंदकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देता है, उसी में बिलीव करता है। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स, फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर्स। मैं आपको बार बार हर लेक्चर में ये चीज बताता आया हूं, फिर बता रहा हूं कि वेक्टर्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने आपके लिए एक बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर बनाया है। उससे आपको एक ओवरव्यू मिलेगा, कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलेगी क्योंकि आप वो मैथ से लोगे। मैं एक ओवरव्यू आपको दूंगा उस मैथ्स का जो आपको फिजिक्स में जरूरत लगेगी, जिस मैथ्स की, ठीक है ना। क्योंकि आप उस लेक्चर को देख के एक मैथ्स के फील में आ चुके होंगे, इसलिए उस फील के साथ साथ ही मैं वेक्टर्स को खत्म करना चाहता हूं। इसलिए मैं लेक्चर लेकर आया हूं वेक्टर के ऊपर, वेक्टर्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जैसा कि आप चाहते थे, हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट से क्लास को स्टार्ट करेंगे। हम फिर वहां से राइट डाउन द पाथ धीरे 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 चलते जाएंगे अपने चैप्टर्स को लेके। चलिए, आज क्या देखना है हमको? आज हमको देखना है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना। हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वेक्टर्स देख लिए लास्ट लेक्चर में, अब हमको देखना है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो आपको एक लाइन बनानी पड़ेगी जिसकी लेंथ आपको मैग्नीट्यूड देगी, जिसकी लेंथ आपको क्या देगी? मैग्नीट्यूड देगी। ये बात मैंने आपसे डिस्कस करी थी क्या? हाँ सर, आपने बताया था कि इसकी जो लेंथ होगी वो एक्चुअल में मैग्नीट्यूड बताएगी। और दूसरी बात, सर ये जो एरो होगा वो हमको डायरेक्शन बताएगा, है ना। चलिए, ये बात मैंने आपसे कर ली थी। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एक एफ वेक्टर है जो कि 5 न्यूटन का है, तो मैं ऐसे भी इस चीज को लिख सकता हूं कि ये एफ जो वैल्यू है ये 5 न्यूटन है और ये ईस्ट डायरेक्शन में है। किस में है? ईस्ट डायरेक्शन में है। तो मैं अपने इस वेक्टर को क्या इस तरीके से बता सकता हूं कि 1 न्यूटन को मैंने 1 सेंटीमीटर माना तो 5 न्यूटन को मैंने 5 सेंटीमीटर माना, तो 5 सेंटीमीटर की मैंने एक लाइन बना दी। क्लियर? ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज और होती है, अगर आपको मैं बोलूं कि ये जो एफ वेक्टर है ये 5 न्यूटन है, तो एक्चुअल में ये जो 5 मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? मैग्नीट्यूड बता रहा हूं। तो कभी कभी आपको ये वेक्टर इस तरीके से देखने मिलेगा। एफ वेक्टर का ऐसे 2 लाइन बनी होगी, इसको हम बोलते हैं मॉड ऑफ एफ वेक्टर। इससे हम क्या निकालते हैं? मैग्नीट्यूड निकालते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते हैं। आई मेरी बात समझ में? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं एफ वेक्टर इज इक्वल टू 5 न्यूटन, तो आप बोल सकते हो कि एफ वेक्टर जो है ये 5 न्यूटन है। क्या है? 5 न्यूटन है। यहां आपको क्या बताया गया है? एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताया गया है, सिर्फ और सिर्फ। क्लियर बात? अच्छा, कभी कभी आप सीधे सीधे एफ इज इक्वल टू 5 न्यूटन लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो आप समझ जाना कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, अभी डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये बात एकदम अपने दिमाग में हम बैठा लेते हैं कि जब भी ऐसे 2 लाइन खींची होगी, इसको हम बोलेंगे मॉड ऑफ एफ वेक्टर, और ये हमको क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड बताएगा। जब भी आपको कोई भी वेक्टर ऐसे मॉड में दिया हो, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी? हमेशा उसकी वैल्यू क्या आने वाली है? पॉजिटिव आने वाली है। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लो। इस चीज को हम आगे जाकर भी देखेंगे जब हम रिजल्टेंट पढ़ रहे होंगे, ठीक है। क्लियर है? पक्का? चलिए, तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं। एक नई चीज मैंने आपको बताई कि बस 2 डंडी के बीच में अगर होगा तो उसको हम मॉड बोलेंगे, मॉड ऑफ एफ वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड। आपसे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा, डायरेक्शन में आप कोई इंटरेस्ट नहीं लोगे। चलिए, इतनी सारी बातें करने के बाद, इतनी सारी तो नहीं हुई, हम आ गए हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर में। पहला वेक्टर जो हमको डिस्कस करना है वो है इक्वल वेक्टर्स। क्या है वो? इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, जरा इस बारे में बात करते हैं। तो देखो, इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं, सर बोलो, आपको भी पता होगा कि सर वो वेक्टर्स होते होंगे जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता होगा। बिल्कुल सही गैस कर रहे हैं आप। ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है ना। सेम मैग्नीट्यूड लिखता हूं, मैग्नीट्यूड नहीं, सेम मैग्नीट्यूड, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, having same magnitude and second point is same direction। भैया डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन से ही तो वेक्टर का लेना देना है भाई। और क्योंकि दोनों वेक्टर इक्वल है तो भाई उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। एक थर्ड पॉइंट और है जो आप लोग नहीं बता रहे होंगे, या कई लोगों को पता होगा। ज्यादातर लोगों बोलेंगे सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होना चाहिए। आइए जरा बात करते हैं इस बारे में। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, आ जाओ। मान लीजिए मैंने आपको एक वेक्टर दिया, ये एक वेक्टर है 4 न्यूटन, लेकिन ये जा रहा है किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में।
ठीक, 4 न्यूटन दिया आपको, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। आपको एक और वेक्टर दिया मैंने, ये भी 4 न्यूटन है। मैग्नीट्यूड कितना हो गया भाई इसका? 4 न्यूटन। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 4 न्यूटन। ये भी किस डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में है। तो हम बोल सकते हैं भाई ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है? इक्वल वेक्टर्स है। ये दोनों क्या है भाई? इक्वल वेक्टर्स है। ठीक, कोई प्रॉब्लम ये बात बोलने में आपको? इक्वल वेक्टर्स है, यानी कि अगर मैं इसको ए वेक्टर बोलूं, इसको अगर मैं बी वेक्टर बोलूं, तो मैं ये सिर्फ साफ साफ लिख सकता हूं कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर। लिख सकता हूं कि नहीं? क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो ए वेक्टर बराबर है किसके? बी वेक्टर के। ठीक है सर, आपने जो बोला हमने मान लिया। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं एक वेक्टर है 5 न्यूटन का, ठीक है ना, फोर्स आपको दी है 5 न्यूटन, और ये अगेन किस डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक, अब आपको एक और फोर्स दे दिया है, वो भी क्या है? 5 न्यूटन का फोर्स है, बट वो किस में है? वेस्ट डायरेक्शन में है। ये ईस्ट में है, ये वेस्ट में है, ठीक है ना, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। मैं बोल रहा हूं इसको ए वेक्टर, इसको बोल रहा हूं बी वेक्टर। तो मैं ये बोल सकता हूं, ध्यान से सुनना, कि इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये दोनों वेक्टर बराबर नहीं है। ये इक्वल वेक्टर्स नहीं हो सकते क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है। ध्यान से सुनना, मैंने आपसे बोला मॉड ऑफ ए वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर है मॉड ऑफ बी वेक्टर के, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि ए वेक्टर बराबर है बी वेक्टर के, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। क्योंकि दोनों की क्या है भाई? दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। एक ईस्ट में जा रहा है, एक वेस्ट में जा रहा है, अपोजिट है एक दूसरे के। क्लियर बात? पक्की बात? 100%। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि भाई डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। एक थर्ड पॉइंट मैंने छोड़ा हुआ है, आओ जरा उसके बारे में बात करते हैं। इस चीज को आप नोट डाउन कर लो, अगर आपको करना है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो समझना मेरी बात को। अगर मैं आपसे बोल दूं, अब मैं आपको 2 चीजें ऐसी दूंगा जिससे आपको थर्ड पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा। वो थर्ड पॉइंट क्या है? लो भाई, मैंने आपको बोला एक फोर्स का वेक्टर है, एफ वेक्टर है ये कितना? 5 न्यूटन का। ये है ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक, ये है आपके पास एक वेलोसिटी वेक्टर जिसकी वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड, ये भी ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक, ये भी ईस्ट डायरेक्शन में। तो अब आप देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड इज सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड इज सेम एंड डायरेक्शन इज सेम। देखो आप, दोनों का मैग्नीट्यूड इज सेम, दोनों का डायरेक्शन इज सेम। तो भाई हमने जो दोनों पॉइंट लिखे थे दोनों सेटिस्फाई हो गए। सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। तो अब सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन हो गया, तो भाई अब क्या करें? सेम मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इक्वल मैग्नीट्यूड, है ना। अगर उसकी टेंशन मत लेना कि सर सेम मैग्नीट्यूड क्या होता है। आप तो मुझे इस क्वेश्चन का बताओ भाई, ये भी मैग्नीट्यूड 5, ये भी मैग्नीट्यूड 5, ये भी ईस्ट डायरेक्शन, ये भी ईस्ट डायरेक्शन, तो क्या ये इक्वल मैग्नीट्यूड हुए? नहीं, दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स, दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स, दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। क्लियर? क्यों? क्योंकि they don't have same unit, they do not have same unit, because they do not have same units, they do not have same nature और same units, same nature, है ना। अगर एक फोर्स है तो दूसरे को भी फोर्स होना चाहिए, एक वेलोसिटी है तो दूसरे को भी वेलोसिटी होना चाहिए, सेम यूनिट सेम नेचर का होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं। क्या? दे शुड हैव सेम नेचर या फिर यूनिट्स। क्लियर? ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे कोई पूछे कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, आपको 3 चीजें बतानी है, क्योंकि ये 2 चीजें तो बहुत कॉमन है, सबको ही पता होती है। तीसरी चीज जो नहीं पता होती है वो है ये, तो आपको ये थर्ड चीज भी पता होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट एकदम क्लियर भी होना चाहिए, जो मैंने आपको एकदम परफेक्टली क्लियर करने की कोशिश की है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, इस चीज को आप नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर पे, ठीक है ना। चलिए नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर की बात करते हैं, आ जाओ। चलिए नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का क्या मतलब होता है, इस बारे में जरा बात करेंगे। तो देखो कोई भी चीज, जैसे बोलूं ना मैं आपको, नेगेटिव जैसे कोई चीज वेक्टर में होती नहीं है, बस जो होता है वो होता है डायरेक्शन का खेल। अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन आपने जस्ट अपोजिट कर दी तो वो वेक्टर क्या बन जाता है, नेगेटिव वेक्टर बन जाता है। जैसे कि समझना मेरी बात, अगर मैं इस पॉइंट पर बैठा हूं और इस पॉइंट से 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला जाता हूं ईस्ट डायरेक्शन में, है ना। ईस्ट में सर आप बहुत जा रहे हो यार, बहुत ज्यादा ईस्ट में जाते हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगली बार मैं चला जाऊंगा किसमें, वेस्ट में चला जाऊंगा, ठीक है। चलो, तो आप यहां पर बैठे थे, आप 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से कहां चले गए, ईस्ट डायरेक्शन में चले गए, ठीक। फिर आप क्या किए, आपके पास एक और वेक्टर था, एक वेक्टर तो है 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में, और एक वेक्टर है आपके पास सेम मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकेंड का वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है ना। एक वेलोसिटी वेक्टर है आपका 2 मीटर पर सेकेंड का ईस्ट डायरेक्शन में, एक वेलोसिटी वेक्टर है 2 मीटर पर सेकेंड का वेस्ट डायरेक्शन में। तो इस केस में हम क्या देख पा रहे हैं, इस केस में हम ये देख पा रहे हैं, अगर मैं इसको ए वेक्टर बोलूं, इसको मैं अगर बी वेक्टर बोलूं, तो मैं क्या देख पा रहा हूं अपनी आंखों से, मैं ये देख पा रहा हूं कि जो मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ऐसे दो डंडियों के बीच में रखता हूं तो मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड 2-2 है, हाँ सर 2-2 है, ठीक। बट क्या मैं दोनों वेक्टर को बराबर बोल सकता हूं, नहीं सर, ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, क्योंकि दोनों की क्या है, डायरेक्शन इज अपोजिट, डायरेक्शन इज नॉट सेम, लिख दे रहा हूं मैं, डायरेक्शन इज नॉट सेम, ओके। मैग्नीट्यूड इज सेम। लेकिन किसी ने मुझे बताया, या आपने ही ऑब्जर्व कर लिया कि सर डायरेक्शन सेम नहीं है बट एग्जैक्टली अपोजिट है। एग्जैक्टली क्या है, अपोजिट है। अगर मैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर करूं तो मैं ऐसे भी तो इस वेक्टर को बना सकता हूं, यहां पर 2 मीटर पर सेकेंड से किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, और वेक्टर का क्या नाम दिया था, बी वेक्टर। तो सर एग्जैक्टली अपोजिट जा रहा है ए वेक्टर के, तो सर हम ऐसा तो लिख सकते हैं ना, ये लिखना तो सही होगा ना कि ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। मतलब ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर का माइनस है, यानी इस वेक्टर का जस्ट अपोजिट है। माइनस का और कुछ मतलब नहीं होता, जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। क्लियर, पक्की बात, इस बात से आपको समझ में आया कि क्या होता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अच्छा, अगर आपको ऐसा कुछ दिया हो, आपको बोला गया कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, ए वेक्टर आपको दिया है, ठीक है ना, ए वेक्टर आपको दिया है, या एफ वेक्टर आपको दिया है, कितना, 5 न्यूटन। डायरेक्शन कितनी है, अभी भी ईस्ट है, ठीक, डायरेक्शन क्या है, अभी भी ईस्ट है। अब आपको अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में दिया गया है एफ वेक्टर, कितना, एफ डैश वेक्टर आपको दिया है 10 न्यूटन। तो क्या आप इसको नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर बोल सकते हो, क्या आप इसको नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर बोल सकते हो, क्या आप बोल सकते हो एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ वेक्टर, क्योंकि वो ईस्ट और वेस्ट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, ऐसा बोल सकते हो? नहीं, ऐसा आप नहीं बोल पाओगे, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग है। यहां पर जब आपने इस केस को कंसीडर किया था तो आप देखो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या था, सेम था, डायरेक्शन बस जस्ट अपोजिट थी। तो जब ऐसे केस होते हैं तब हम बोलते हैं कि ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर बट इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर, जस्ट अपोजिट ऑफ दैट वेक्टर। हाँ कि ना, समझ में आई मेरी बात? क्लियर है, 100% क्लियर है। तो चलिए इसको आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा तो मैं करता हूं इसको इरेज और देखते हैं हमको और कौन से वेक्टर्स को पढ़ना है। आइए आगे देखते हैं। अब हमको देखना है पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है ना। नाम में ही बहुत कुछ हिंट हमको मिल गई है कि पैरेलल वेक्टर्स हमको कैसे देखने को मिलेंगे। बहुत ही सिंपल है, ऐसे वेक्टर्स जो क्या हो, कैसे हो देखने में, एक दूसरे से पैरेलल हो। जैसे ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है। अगर मैं इस वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग करूं, इस वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग करूं, तो आप देखिए क्या ये वेक्टर इसको पूरा का पूरा कोइंसाइड कर जाएगा, इसके ऊपर ही आ जाएगा, आपका ये वेक्टर आ जाएगा।
तो क्या मैं बोल सकता हूं एंगल बिटवीन थीटा आफ्टर टेल टू टेल, थीटा आफ्टर टेल टू टेल मिलाने के बाद, टेल से टेल मिलाने के बाद जो थीटा आया है, क्या वो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा इन दोनों वेक्टर्स के बीच में? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर मैं इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करूं तो ये वेक्टर पूरा का पूरा ओवरलैप कर लेगा बी वेक्टर को, और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में टेल से टेल मिलाने के बाद थीटा कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर जिनके टेल से टेल मिलाने के बाद एंगल कितना आ जाए? 0 डिग्री आ जाए, उनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर्स। ठीक, पैरेलल वेक्टर्स। क्लियर है? जैसे कि आपको मैंने बताया था अभी पहले भी डायग्राम हमने देखा है कि अगर कोई वेक्टर है, ये ए वेक्टर है हमारे पास, क्या है ये? ए वेक्टर है, ऐसे बना दिया मैंने ए वेक्टर। तो ए वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग हो सकती है ना, ये देखिए ऐसा सेम मैग्नीट्यूड रहे, बस आपने उसको क्या कर दिया है? शिफ्ट कर दिया है। ठीक है ना, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम कहलाएंगे क्योंकि इनके बीच में क्या है? ये और ये वेक्टर क्या कहलाएंगे? पैरेलल कहलाएंगे। अगर मैं इसको उठाकर इसके ऊपर रख दूं तो एंगल क्या आ जाएगा? 0 डिग्री आ जाएगा। क्लियर बात है? क्लियर बात है? 100%? हाँ सर 100%। तो अब क्या सर ऐसी बात जरूरी है क्या कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो? अभी हम मैग्नीट्यूड के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर हम एक वेक्टर को टेल से टेल दूसरे वेक्टर के साथ मिला देते हैं और उनके बीच का एंगल अगर 0 डिग्री आ जाता है तो वो पैरेलल वेक्टर्स हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गई हमारे पैरेलल वेक्टर्स की बात। कुछ भी ऐसा आपको 30 मार खान वाला काम नहीं लगा होगा, बहुत सिंपल सी बात है। आइए जरा अब एंटी पैरेलल वेक्टर्स की बात करें। नाम में ही क्या छुपा है? एंटी पैरेलल, मतलब जो पैरेलल थे अब उसका उल्टा करना है। मतलब अब हम जब टेल टू टेल मिलाएंगे दो वेक्टर के बीच में, मान लीजिए आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, जब इन दोनों वेक्टर के टेल से टेल हम मिलाएंगे तो इन दोनों वेक्टर के बीच में एक एंगल आएगा, और वो कितना होगा जरा ध्यान से देखना। ये है हमारा बी वेक्टर और इस पॉइंट से हमारा बनता है आगे ए वेक्टर। टेल टू टेल मिलाया हमने, एंगल कितना आया? एंगल आया सर 180 डिग्री। तो जब थीटा आपका 180 डिग्री हो जाता है दो वेक्टर के बीच में, कब? टेल से टेल मिलाने के बाद। ओहो सर बहुत टेल से टेल मिलानी पड़ रही है। टेल से टेल मिलाने के बाद अगर थीटा आपका 180 डिग्री आ जाता है तो आपका वेक्टर क्या बन जाता है? एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है ना, एंटी पैरेलल वेक्टर बन जाता है। कोई बड़ी बात? कोई बड़ी बात नहीं सर, बहुत ही सिंपल सी बात थी। कोई भी ऐसा हमको नहीं लगा जो परेशान करे, कंसेप्ट हमको था ही नहीं क्योंकि। ठीक है, चलिए तो इसको नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं फिर हम आराम से। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। चलिए, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे देखते हैं और कितने टाइप के वेक्टर्स हमको देखने हैं। तो चलिए, अब क्या है आपके सामने? अब आपके सामने आ गए हैं कोलिनियर वेक्टर्स एंड कोप्लिनर वेक्टर्स। देखो, कोलिनियर का मतलब होता है दो वेक्टर्स अगर हैं तो दोनों वेक्टर्स का पाथ क्या हो? सेम हो। क्या सर दो ही वेक्टर हो सकते हैं क्या कोलिनियर? ऐसा नहीं है। जितने भी नंबर ऑफ वेक्टर्स हो, if they have same path, if the vectors have same path, if the vectors follow same line or same path, follow same line or same path, it is known as same path, it is known as कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, चलो देखते हैं, समझते हैं। जो मैंने बात आपको बताई वो हमको दिखेगी कैसे, कैसे समझ में आएगा कि कोई वेक्टर कोलिनियर है कि नहीं है। तो देखो, मैंने एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में F1 वेक्टर इस डायरेक्शन में लगाया, ठीक है ना। ये इस पाथ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब मैंने इसी पाथ पर आगे जाके देखा तो एक और फोर्स लग रहा है, इसी पाथ पर आगे जाके देखा तो एक और फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स है दूसरा हमारा F2 वेक्टर। तो हम बोल सकते हैं कि F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर, F1 एंड F2 वेक्टर्स आर कोलिनियर। क्यों? क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं? सेम पाथ को फॉलो कर रहे हैं। ये सेम पाथ है, दोनों का पाथ क्या है? सेम है, सेम पाथ।
क्या है ये, सेम पाथ। पक्की बात, ये कोलिनियर है हमारे दोनों फोर्सेस, ठीक है ना। अब वेलोसिटी भी हो सकती है, कोई और वेक्टर्स भी हो सकते हैं, अगर वो सेम पाथ और सेम लाइन को फॉलो करते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, वो हो जाते हैं कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। चलिए आ जाते हैं जरा कोप्लेनर वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो हम समझते हैं कोप्लेनर क्या होता है। कोप्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन में। कोप्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन में, जैसे कि मेरी बात समझना, जैसे कि ये पेन है, ये पेन मैंने रख दिया बोर्ड पे, ठीक। जैसे ही मैंने इसको बोर्ड पे रखा तो ये बोर्ड वाले प्लेन पर है। किस पर है, ये बोर्ड के प्लेन पर है। अगर मैं इस पेन को जमीन पे रख दूंगा तो ये जमीन वाले प्लेन पर है। समझ रहे हो कि नहीं। तो वैसे ही मान लो अगर आपके पास दो फोर्सेस या दो वेक्टर्स हैं, फोर्सेस बार बार बोल दे रहा हूं क्योंकि अभी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा के आया हूं, इसीलिए कोई बात नहीं। आइए मान लीजिए, सिंपल सी बात है यार, अगर आपको देखना है कि कोई वेक्टर कोप्लेनर है कि नहीं, तो अगर आप दो वेक्टर कंसीडर करो, मान लो मैंने दो वेक्टर कंसीडर कर लिया, ठीक है ना। ये दो वेक्टर हैं आपके पास, दो वेक्टर हैं आपके पास। ये दोनों वेक्टर कौन से प्लेन में है, ये दोनों वेक्टर कौन से प्लेन में है, तो वो इस वाले प्लेन में है, इस बोर्ड वाले प्लेन में है। मैं एक बार आपको ड्रॉ करके बताता हूं। देखिए, एक तो आपके पास ये प्लेन होता है, डार्क कलर से बनाता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से विजिबल हो। आइए, ये है आपके पास एक्स एक्सिस, ये है आपके पास वाई एक्सिस और ये है आपके पास जेड एक्सिस, है कि नहीं। अगर आप देखोगे तो ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। अगर आप ये देखोगे तो कैसा प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन है। अगर आप इधर देखोगे तो ये कैसा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है। अभी मैंने आपके सामने जो दो पेन ऐसे पकड़े, जो दो पेन ऐसे पकड़े, ये मैंने ऐसे रखे, तो आप बोल सकते हो कि ये दो पेन ऐसे दिख रहे हैं सर, देखो ऐसे दिख रहे हैं सर। दोनों वेक्टर सपोज करना, ये दोनों वेक्टर क्या इस प्लेन पे दिख रहे हैं आपको, एक्स वाई प्लेन पे दिख रहे हैं, बिल्कुल सही। अगर ये वेक्टर मैं ऐसे की जगह ऐसा कर दूं, इन वेक्टर्स को मैं ऐसा कर दूं, ये वेक्टर को अगर मैं ऐसा कर दूं, तो ये कौन से प्लेन में आ रहे हैं सर, ये वाई जेड प्लेन पे आ रहे हैं। किस पे आ रहे हैं, वाई जेड प्लेन पे आ रहे हैं। अगर इन दोनों वेक्टर्स को मैं ऐसा कर दूं, कैसा कर दूं, आपके सामने ऐसा कर दूं, तो ये कौन से प्लेन में आ रहे हैं सर, ये एक्स जेड प्लेन पे आ रहे हैं। आई मेरी बात समझ में। तो इससे आपको क्या पता चला कि टू वेक्टर्स, अगर आप दो वेक्टर कंसीडर करते हो, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, आर ऑलवेज कोप्लेनर। एक ही प्लेन में होंगे, दो वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। आपने देखा ना कि जब मैंने ये दोनों वेक्टर को जोड़ा आपस में, ये दोनों वेक्टर को जोड़ा, तो दोनों वेक्टर साथ में ही, पहले तो एक्स वाई प्लेन में थे, फिर एक्स जेड प्लेन, फिर वाई जेड प्लेन में हो गए, फिर एक्स जेड प्लेन में हो गए। तो ये दोनों वेक्टर एक साथ एक ही प्लेन पर आ रहे हैं ना। ऐसा हुआ क्या कि ये वेक्टर अलग जाकर एक्स वाई प्लेन में चला गया और ये वेक्टर अलग जाकर वाई जेड प्लेन में चला गया, नहीं। मैंने आपको बोला दो वेक्टर ऐसे हैं, तो बताओ ये कौन से प्लेन में होंगे, तो आपने बोला सर ये एक्स वाई में होंगे, ये वाई जेड में होंगे और ये एक्स जेड में होंगे। तो दो वेक्टर हमेशा, चाहे आप उनको ऐसा रख लो, चाहे आप उनको ऐसा रख लो, वो हमेशा एक साथ एक ही प्लेन पर होंगे। तो इसलिए लिखा है मैंने, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। नहीं आई बात समझ में। सर आप इसको हमेशा ऐसे ही क्यों पकड़ रहे हो, लो मैं इसको ऐसे पकड़ लेता हूं, ठीक। मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया। अब आप मुझे बताइए कि ये दोनों वेक्टर कौन से प्लेन में है। सर ये दोनों वेक्टर, नीचे गिराओ इसको, कौन से प्लेन में है सर, एक्स जेड प्लेन में। दोनों ही वेक्टर है ना, तो दो वेक्टर हमेशा क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, इसलिए उनको क्या बोला है मैंने, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। सर व्हाट अबाउट थ्री वेक्टर्स, तीन वेक्टर के बारे में आप क्या बोलोगे। तो मान लो ये एक वेक्टर है, ये दो वेक्टर है और ये तीसरा वेक्टर है, ठीक है ना। तो ये जो नीचे वाले दो वेक्टर हैं, ये तो एक्स जेड प्लेन नीचे वाले प्लेन में आ गए, इस प्लेन में आ गए। अगर मैंने ये वेक्टर और ये वेक्टर कंसीडर किया, एक टाइम पर आपके पास कितने वेक्टर हैं, एक वेक्टर, दो वेक्टर और ये उंगली मेरी तीसरी वेक्टर, ठीक है ना। ये तीन वेक्टर है आपके पास। अगर मैं एक टाइम पे दो वेक्टर को कंसीडर करूं, मान लो ये दोनों पेन को कंसीडर कर रहा हूं, तो ये कौन से प्लेन में है, दोनों पेन एक्स जेड प्लेन में। अगर मैं इस पेन और उंगली को कंसीडर करता हूं, इस पेन और उंगली को कंसीडर करता हूं, तो ये पेन और उंगली कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई समझ में। तो आप यहां पर देख रहे हो कि एक बार में कोई दो वेक्टर ही एक साथ कोप्लेनर हो रहे हैं, बाकी तीसरा वेक्टर क्या लग रहा है, उस प्लेन से बाहर जाता हुआ लग रहा है। आई मेरी बात समझ में।
आई मेरी बात समझ में? तो यार देखो, अगर आपके पास 3 वेक्टर है, 3 वेक्टर है, मान लो चलो 3 वेक्टर ऐसे हैं, ये मेरा तीसरा वेक्टर, ठीक, 2 पेन और एक मेरी उंगली, ये 3 वेक्टर आपके पास है, क्या ये कोप्लेनर है? हाँ सर, इनको तीनों वेक्टर को आप एक साथ रख दो XZ प्लेन में, जमीन में रख दो, जमीन में रख दो तो वो XZ प्लेन में आ जाएंगे एक साथ, तो ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो गए। आई मेरी बात समझ में? लेकिन अगर मैं ये उंगली ऐसे लगा देता हूं, अगर ये मैं उंगली ऐसे लगा देता हूं तो सर इसमें एक टाइम पे कोई 2 वेक्टर ही कोप्लेनर होंगे, या तो दोनों पेन हो जाएंगे या तो एक पेन एक उंगली हो जाएंगी, ऐसे करके एक टाइम पर 2 ही वेक्टर कोप्लेनर हो सकते हैं। लेकिन आपने जो तीसरी उंगली ऐसी बनाई थी, त्रिशूल जैसी जो तीसरी उंगली ऐसी निकाली थी, ये जो 3 वेक्टर आपके बने, इनको आप एक साथ एक प्लेन पर बना सकते हो, रख सकते हो, तो ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हो भी सकते हैं। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास निकल कर आया कि 3 वेक्टर्स में और मे नॉट बी कोप्लेनर, में और मे नॉट बी कोप्लेनर। हाँ कि ना? आई मेरी बात समझ में? क्लियर है? पक्की बात है? चलो, तो यहां से हमको समझ में आया कि भाई कोप्लेनर अगर 2 वेक्टर्स हैं तो वो हमेशा कोप्लेनर होंगे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये 2 वेक्टर अगर आप ऐसे कंसीडर करोगे तो XY प्लेन में आ जाएगा, अगर आप ऐसे कंसीडर करोगे, ऐसे 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 कंसीडर करोगे तो YZ प्लेन में आ जाएगा, और अगर ऐसे कंसीडर करोगे तो XZ प्लेन में आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें एक वेक्टर और ऐड कर देते हो तो आप देख सकते हो कि एक टाइम पर 2 ही वेक्टर कोप्लेनर हो पाएंगे, या तो उंगली और ये वाला पेन, या तो उंगली और ये वाला पेन, या तो ये दोनों पेन आपस में एक साथ में एक बार में 2 ही वेक्टर कोप्लेनर हो पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं उंगली ऐसे की जगह ऐसी कर दूं, ऐसी कर दूं, दिख रहा है आपको? ऐसी, तीसरी उंगली मेरी ऐसी है, तीसरी उंगली वेक्टर है, तो ये तीनों वेक्टर क्या है? कोप्लेनर है। कौन से प्लेन में? अभी इस प्लेन में कोप्लेनर है। अगर मैं इसको जमीन में लेटा दूं तो जमीन में कोप्लेनर है, यानी कि XZ प्लेन में कोप्लेनर है। तो यहां पर आपने साफ साफ देख लिया कि 3 वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लेनर, एक ही प्लेन में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। क्लियर? पक्का? 100%? चलिए, इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो भाई बड़ी बड़ी मिन्नतों, बड़ी कोशिशों के बाद हमने समझा कि कैसे हमारे 2 वेक्टर कोप्लेनर होंगे, कैसे हमारे 3 वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब हमको देखना है किस टाइप का वेक्टर? कॉन्करेंट वेक्टर्स। ठीक है ना? कॉन्करेंट मतलब कहीं मिलने वाले, मीट करने वाले। ठीक है ना? इसमें मैंने 2 चीजें आपको बताई हैं, 2 और मोर वेक्टर्स इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट, इनको आप क्या बोल सकते हो? कॉन्करेंट वेक्टर बोल सकते हो। तो चलिए मैं इसको बनाता हूं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। 2 और मोर वेक्टर्स इंटरसेक्टिंग, अरे यार, इंटरसेक्टिंग नहीं, मैं सोची इंटरेस्टिंग क्यों मुझसे पढ़ा जा रहा है। चलिए आइए, 1 वेक्टर, 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, यह है हमारे पास A वेक्टर, यह है हमारे पास B वेक्टर, यह है हमारे पास C वेक्टर। क्या ये तीनों वेक्टर एक जगह आकर मीट कर रहे हैं? क्या इनका ये इंटरसेक्शन पॉइंट है? बताइए मुझे, क्या ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है? हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इन तीनों वेक्टर को हम बोल सकते हैं कि A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर तीनों कैसे वेक्टर हैं? तीनों कॉन्करेंट वेक्टर्स हैं। आई मेरी बात समझ में? अच्छा, सेकेंड डेफिनेशन क्या बोलती है? 2 और मोर वेक्टर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट, लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट, आप उनको भी क्या बोल सकते हो? कॉन्करेंट वेक्टर्स बोल सकते हो। तो समझना इस डेफिनेशन और इस डेफिनेशन में अंतर क्या है, उसको समझने की कोशिश करना। देखो, एक वेक्टर आपको दिया है A वेक्टर, A वेक्टर आपको दिया है B वेक्टर, और एक वेक्टर आपको दिया हुआ है C वेक्टर। ठीक, कैसे? ऐसे। अब अगर मैं देखूं इन तीनों की लाइन ऑफ एक्शन को, अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो देखो, ये है इसकी लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है ना? ये है इसकी लाइन ऑफ एक्शन। समझना, जरा छोटा बना देता हूं थोड़ा, ताकि लाइन ऑफ एक्शन देख पाए हम। कलर भी चेंज कर देता हूं भाई, है ना? बिल्कुल भी रिक्स नहीं लेने का, बिल्कुल भी रिक्स नहीं लेने का। आइए,
ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन, और ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन। क्या ये तीनों की लाइन ऑफ एक्शन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? हाँ सर, तीनों की लाइन ऑफ एक्शन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये तीनों वेक्टर्स क्या हैं? कॉन्करेंट वेक्टर्स हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या ये बात आपको समझ में आई? कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, बस जैसा डेफिनेशन ने बताया वैसा हमने मान लिया कि अगर तीन वेक्टर किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएं तो वो कॉन्करेंट वेक्टर्स, अगर इंटरसेक्ट नहीं भी करते और उनकी लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट कर जाती है तो भी हम बोलेंगे ये किस टाइप के वेक्टर्स हैं? कॉन्करेंट वेक्टर्स हैं। चलिए, इस लेक्चर में हम इतना ही जानेंगे। आने वाले लेक्चर में आपको पढ़ना पड़ेगा क्या? थोड़ा सा यूनिट वेक्टर, थोड़ा सा हम उसके न्यूमेरिकल भी देखेंगे, सब देखेंगे, आप उसकी टेंशन मत लो। अभी हम सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में बहुत प्यारे तरीके से हम वेक्टर को डिस्कस करेंगे, डील करेंगे। आगे आने वाले लेक्चर में आपको देखना है यूनिट वेक्टर और जीरो या नल वेक्टर, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे और फिर हम बढ़ेंगे अपने लॉज की तरफ। ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।